22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा आज पटना पहुंच गए। वो कांग्रेस में शामिल तो हो ही चुके हैं, उनके पटना साहिब से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है, लेकिन पहली बार कांग्रेस में शामिल होकर पटना पहुंचे शत्रु का पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। पटना एयरपोर्ट से सीधे शत्रु पहुंचे सदाकत आश्रम, जहां पर उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनको फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेसियों ने संबोधित किया सभा को और शत्रु ने भी कांग्रेसियों से अपने विचार का आदान प्रदान किया। उन्होंने सबसे पहले ये कारण बताया कि क्यों उन्होंने बीजेपी छोड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। वो बीजेपी को आगे बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, स्टार प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने दूध की मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। और बीजेपी में ऐसे भी बुजुर्ग नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, यानी हम तो समय से चेत गए और हमको लेने वाले बहुत थे, इसलिए हम बच गए। तो शत्रु का इशारा यही था कि उनका हाल भी आडवाणी और जोशी जैसा हो जाता अगर वो समय से फैसला नहीं लेते, बीजेपी नहीं छोड़ते तो शत्रु ने बड़ा संकेत दे दिया है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि आजकल जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके दल के प्रत्याशी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में ज़्यादा भाग ले रहे हैं। और अभी तो रामनवमी है आने वाला, और उसके बहाने कहीं रामनवमी के कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता और प्रत्याशी न पहुँचें, जनसंपर्क अभियान चलाने, चुनाव प्रचार करने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है और चुनाव आयोग से मांग की है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पार्टी के प्रत्याशियों को, नेताओं को जाने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि रामनवमी का त्यौहार तो बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है और बीजेपी हिंदुत्व की राह पर हमेशा रही है और हिंदुत्व ही उसका सबसे बड़ा एजेंडा भी रहा है। इस बार भी उसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर और धारा 370 ही सबसे प्रमुखता के साथ है, तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है और ऐसे में कांग्रेस के नेता चिंतित हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है इस पर। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि आज राबड़ी देवी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। राबड़ी देवी ने खुलासा किया है कि लालू यादव के साथ नीतीश कुमार कुछ बड़ी डील करना चाहते थे। लालू यादव के पास नीतीश कुमार ने अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को 3 बार भेजा था राबड़ी के आवास पर, 2 बार तेजस्वी के आवास पर, यानी 5 बार प्रशांत किशोर आए थे लालू यादव के पास नीतीश कुमार का प्रस्ताव लेकर। अब प्रस्ताव क्या था? आरजेडी जेडीयू का मर्जर यानी विलय, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव था। तो राबड़ी देवी का साफ खुलासा है, साफ आरोप है कि नीतीश कुमार ने प्रस्ताव भेजा था कि जेडीयू आरजेडी का विलय हो जाए और लालू यादव लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करें और बिहार की राजनीति लालू यादव के परिवार के जिम्मे रहे और केंद्र की राजनीति यानी प्रधानमंत्री बनकर केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन राबड़ी देवी ने कहा कि उन्हें बिल्कुल नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था, क्योंकि हाल ही में बीजेपी छोड़कर आरजेडी में आए थे, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, सरकार बनाया और फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे और फिर बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आना चाहते थे। ऐसे पलटू राम पर कैसे भरोसा किया जाए? तो राबड़ी देवी ने खुलासा किया है कि उन्होंने प्रशांत किशोर को डांट फटकार कर भगा दिया था। हालांकि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर इस खुलासे को नकार चुके हैं और उनका कहना है कि लालू यादव से जो बातचीत हुई थी उसका खुलासा अगर वो कर दें तो लालू यादव शर्मिंदा हो जाएंगे। वो क्या खुलासा है अभी तक उन्होंने किया नहीं है, लेकिन उनके पहले राबड़ी देवी ने जरूर एक ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है जिसको लेकर राजनीतिक बवंडर मच गया है। और आपको पता है कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जो हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 15 तारीख को अपना नामांकन पर्चा हाजीपुर से दाखिल करेंगे। वैसे अटकलों का बाजार गर्म था कि कहीं चिराग पासवान हाजीपुर से भी चुनाव न लड़ जाएं, लेकिन उन अटकलों पर विराम लग गया है पशुपति पारस के इस ऐलान के बाद कि 15 अप्रैल को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और इस अवसर पर एनडीए के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। तो अब देखिए बड़ा दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि हाजीपुर से रामविलास पासवान लड़ते रहे हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह उनके भाई पशुपति पारस लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनौती बहुत कड़ी है
मुकाबला कांटे का है, क्योंकि सुचंदर राम वहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और तेज प्रताप यादव ने भी अपना एक निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार ने कुछ रंग दिखाया, कुछ वोट बटोर पाया तो मुश्किल बढ़ जाएगी आरजेडी की। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो पशुपति पारस की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो हाजीपुर सीट पर देश दुनिया की नज़र रहती है, इसलिए अहम खबर है। और बाकी पूरे बिहार से कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं है, किसी तरह के राजनीतिक नोकझोंक की खबर नहीं है। राजनीतिक खबरों में बस आज इतना ही। आगे भी जो ताज़ा तरीन राजनीतिक खबरें होंगी, जो पर्दे के पीछे होने वाली बातें हैं, उसको भी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन एक खबर और है जिसको बता देना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हम पार्टी के बड़े नेता थे महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो हम पार्टी को छोड़कर 2 दिन पहले ही अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। अब बीजेपी के नेता उनसे संपर्क में हैं और संभव है कि कल महाचंद्र प्रसाद अपनी पार्टी बनाने की बात छोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो जाएं। तो महाचंद्र प्रसाद जो हम पार्टी के बड़े नेता थे, हम पार्टी को छोड़ने के बाद अलग पार्टी बनाने की योजना बना रहे थे बीजेपी में, कल या परसों शामिल हो सकते हैं और बीजेपी की ताकत बन सकते हैं। वो भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया था महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने का। अगर वो चुनाव मैदान में उतर जाते तो बीजेपी प्रत्याशी सिग्रीवाल की मुसीबत बढ़ जाती, क्योंकि वहाँ से पहले से ही एक बीजेपी का विधान पार्षद सच्चिदानंद राय बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए ताल ठोक रहा है। और ऐसे में महाचंद्र बाबू भी मैदान में उतर जाते तो मुश्किल बढ़ सकती थी बीजेपी की। तो बीजेपी ने शायद मना लिया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, और महाचंद्र प्रसाद अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आज की राजनीतिक गलियारे की यही खबरें हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे राजनीतिक गलियारे की तमाम बड़ी छोटी खबर लेकर। आपको ये खबर अच्छी लगे, ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।